नया रजिस्टर बना लेना, बढ़िया। और ये जो पार्ट है ना सर, जो भी पढ़ोगे आप, सेकंड ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में तो काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जीके को छोड़कर आप कोई भी एग्जाम देना, सब में काम आएगा ये। समझ आई बात आपको? फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो जीके वाला पार्ट है, उसमें केवल राजस्थान का भूगोल है, केवल राजस्थान का भूगोल है। उसके अलावा हर जगह आपको चाहे तो सीटेट से संबंधित केंद्रीय आपके लेवल का कोई भी टेस्ट देना, उसमें इंडिया और वर्ल्ड आएगी, तो वर्ल्ड वाला पार्ट है अपने पास। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आपके सेकंड ग्रेड में भी यही है, काम आने वाले हैं। थर्ड ग्रेड के सेकंड लेवल की बात कर ही रहे हैं हम। और इसी के साथ साथ और कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आप एसआई का देते हो, आरएस प्रीलिम्स का देते हो, कुछ टॉपिक मेंस के भी हैं इसके अंदर, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह, ये ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक वही है काम में आने वाले। इत्मीनान से सुनना, आराम से सुनना। इस पूरे टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा आराम से तसल्ली से पढ़ना है। राजस्थान का जो भूगोल होता है उसका लगभग 60% चीज़ें बच्चे को पता होती है, जिलों के बारे में, स्थानों के बारे में, नदी नालों के बारे में, ऐसा पता होता है उसको। भारत के बारे में राजस्थान का जो विद्यार्थी है उसको 40% तक पता रहता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आती है ना तो 20% पे आके सिमट जाता है वो। तो उसको हम जो भी बात पढ़ाते हैं उसको सब नहीं लगती है। समझ में आ रही ना बात? तो आप विशेष विशेष ध्यान रखना, आराम से, इत्मीनान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट इंडिया और राजस्थान पर लागू होता है, ठीक है ना। इसके जितने भी पॉइंट हैं, जितनी भी आपकी स्थितियां हैं, जो भी समझ में नहीं आए वो पूछ लेना आप, ठीक है ना साहब, आराम से। कहीं पर भी किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आ रही है, अब अपने पास सीमितताएं हैं, आराम से डायरेक्ट पूछ लो। हो करने की भी आफत खत्म है अब तो। हाँ, गिनती के लोग हैं, अब तुम हो और मैं हूं और कोई नहीं है। और हाँ बेटा, एसी बंद कर दे बेटा, और चाय मंगवाऊं? ये 1 नंबर की ये वाली है कि वो वाली है? ये 1 नंबर, वो 2 नंबर है, तो 2 नंबर को बंद कर दिया जाए। कोई बात नहीं, फैन चला रहे तो ना, छोटा सा कमरा है, कूलिंग हो जाएगी। आपके पास फाइल है? क्यों? सिलेबस की फाइल होगी ना यहाँ पर? कहाँ है? इधर दो मुझे। मैं क्या बोल रहा था? क्या लिख रखा है इसमें? अच्छा, और ये क्या लिख रखा है? वो काट रखा है ना, सब नशे पते में हो रहे हैं ये सब। 15 अगस्त की छुट्टी का चाव चढ़ रहा है इनको सबको। सुनो साहब, देखो इधर सुनो आप, सिलेबस आपको सभी को मिल गया है क्या? सभी के पास है ना? आपके पास जो सिलेबस है उस पर सेकंड पेज निकालिएगा, और हाँ मतलब सेकंड पेज की तरफ है ना, इसमें थर्ड पार्ट जो है भाग 3 मिल गया। इस भाग 3 में आप ऊपर से आएंगे तो पहले तो है आपके हिस्ट्री का पार्ट, और हिस्ट्री के पार्ट के जस्ट बाद में पृथ्वी की गतियां हो नहीं, हाँ हाँ, पृथ्वी की गतियों से स्टार्ट हो रहा है आपका। इसके बाद आपके विश्व की कृषि तक आपके ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक एक पार्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, आप बोलते चलना उसको किस प्रकार पढ़ना है, तो जरा सुनिएगा। सबसे पहले आपके इस वाले रूम में आने के बाद आप भी बहकी बहकी बातें करने लगे। ऊपर सही थे आप 102 में, 201 में है भाई। ये आपके भाग 3 है। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है कि हमें किसके बारे में बात करनी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करनी है, विश्व का भूगोल पढ़ना है।
और विश्व के भूगोल में जो टॉपिक मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से हम अगर इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो हर टॉपिक आने वाले टॉपिक में सहायता प्रदान करेगा। जैसे सुनिएगा, एक तो टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेकर, अक्षांश व लिख रखा है। दूसरे नंबर पर हमें पढ़ने को मिलेगी, बोलो, पृथ्वी की गतियां। देखिएगा, दो टॉपिक रिलेटेड है, आपके सिलेबस में पहले दे रखा है पृथ्वी की गति, ठीक है ना। पृथ्वी की गति के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होगी, जैसे पृथ्वी की चाहे परिभ्रमण गति हो चाहे परिक्रमण गति हो, उसमें दिन रात का बनना, ताप कटिबंधों का बनना। तो ताप कटिबंध तो तब बनेंगे जब अक्षांश देशांतर पड़े हुए हो आपके, सही बात है ना। इसलिए पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके पृथ्वी की गतियां। तीसरे नंबर पर आपको एक टॉपिक लेना है और वो लेना है पूरा एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपके पढ़ने के बाद आप वायुमंडल पूरा पढ़ लेंगे। सर इसी वायुमंडल की जब बात करेंगे ना, तो इसी में आप इसका संगठन, इसकी परतें, सब चीज इसके अंदर पढ़ लेंगे। आप लिख देता हूं मैं यहां पर। अगर हमने बात करना चाहिए इसी के संदर्भ में, तो इसमें इसकी परत भी पढ़ लेंगे, संगठन भी पढ़ लेंगे, वायु दाब भी पढ़ लेंगे, एयर प्रेशर वगैरह पढ़ते हैं ना आप इसमें। इसी के अंदर आपके पवन वगैरह भी आ जाएगी आदि, और इसी में आपके क्या जाएगी, पवने भी वायुमंडल का ही हिस्सा है, समझ आए ना बात। और इन्हीं के अंतर्गत आपको तीनों प्रकार की स्थितियां मिल जाएगी, चाहे फिर वो स्थायी पवन हो, चाहे अस्थायी हो, या प्यारे दोस्तों आपकी क्या हो, लोकल विंड्स हो, स्थानीय पवन हो, स्थानीय पवन है, ठीक है भाई। ये स्थितियां मिलेगी। चले और आगे, इससे आगे बढ़ते हैं तो आपके जल मंडल का एक क्वेश्चन आ जाता है। किसका क्वेश्चन आ जाएगा, जल मंडल का पार्ट आ जाएगा। है या नहीं है जल मंडल, है गो, क्या है गो। एक तो क्या पढ़ोगे इसमें, पहले पढ़ेंगे महासागर की जानकारी लेंगे, और महासागर की जब जानकारी उपलब्ध हो जाएगी ना, थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप पढ़ लीजिएगा इसमें महासागरीय जल धारा, और इसके बाद ज्वार भी आएगा और भाटा भी आएगा। ज्वार खेत से आएगी और भाटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक टॉपिक और आएगा जिसके अंदर विश्व स्तर की कृषि आ जाएगी। विश्व में कृषि, विश्व में कृषि भी पढ़ेंगे और कृषि प्रदेश भी पढ़ेंगे। यही पाठ दे रखे होंगे मेरे लिए आपके सारे, देखिएगा। इसमें सुनिएगा, बोलो। हाँ, दो चीजें रहेगी ना, एक तो वन्य जीव जंतु और एक औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश साथ ही करवा देंगे कृषि के साथ साथ। ये क्या है, दोनों जो टॉपिक दिए ना नीचे वाले, ये स्थल मंडल के हैं सर टॉपिक। सुनिएगा, मैं इसको
महाद्वीपीय जो स्थिति है ना, और महाद्वीपीय स्थिति में आप पढ़ते हैं स्थल मंडल। कौन सा पढ़ते हैं? और स्थल मंडल में देखो आपको क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। स्थल मंडल में एक तो पढ़ने को मिल रहा है आपको कृषि, एक पढ़ने को मिल रहा है वन्य जीव जंतु, एक पढ़ने को मिल रहा है औद्योगिक प्रदेश। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, औद्योगिक प्रदेश। क्लियर? ये सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सारे टॉपिक हो गए ना कंप्लीट। एक राजस्थान वाला पार्ट जो है वो इसी में जोड़ रखा है। वो या तो राजस्थान में आपने सबने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ करवाते। कृषि से संबंधित है उसका, वो लास्ट का टॉपिक है। अब देखो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, आप यहाँ देखते चलना सर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी की गति आ गई, अक्षांश देशांतर आ गए। वायुमंडल में संरचना संगठन पवने वायुमंडलीय संचरण वगैरह सारा जाएगा। इसी के अंदर आपको जितना भी जैसे आपके सौर बजट वगैरह सब चीज़ इसमें पढ़ा दूंगा मैं आपको। इसके बाद महासागर में, महासागर ये ज्वार भाटा जलधाराएं हो गई, जल और थल का वितरण, ये और आपको इसी के अंदर बता देंगे। दोनों अलग अलग लिख दिया है, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जल व थल का वितरण भी हम बात कर लेंगे। ये आपको स्थितियां मिल जाएगी, ठीक है। इससे और हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके ज्वार भाटा हो गया। विश्व के स्तर पर वनस्पति हो गई, वन्य जीव हो गए हैं, और आपके कृषि हो गई है, औद्योगिक प्रदेश हो गए। क्लियर? एक टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में जैसे आपको, आप शायद जो भी ऊपर पढ़े होंगे उसमें मैंने 2-3 चीजें पढ़ाई थी, आपको ध्यान हो तो। जो आपके चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे जो उद्योग है ना, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सारे जो कृषि आधारित है वो सारे पढ़ने को मिलेंगे। राजस्थान में अधिकांशतः पढ़ा दिया जाता है, ये टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है, इसको भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये स्थितियाँ यहाँ तक आ गई। अब मुझे एक बात बताना, आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे जो फर्स्ट पेपर में नहीं पढ़े हुए? मेरे से हाथ ऊपर करना। अरे राजस्थान वाला पढ़ा हुआ ना कुछ लोगों ने तो पाठ, राजस्थान के अलावा जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ वो हाथ ऊपर करें एक बार। 5-7 जन है, ठीक है। आप तो सर पढ़े हुए लग रहे हो। हैं? तीन 301 में थे हैं? 301 वाला है, मैं पहचाना ना शकल तो सर की। सर अब मेरे से पढ़ के जाओगे सर? सर सुनो, 301 में से और कौन कौन है? हाथ पर करना। सारे हो ना? अब तुम पढ़ना सर। पढ़ने के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता है, रोड के आर और रोड के पार मिला लेना, ठीक है। और ये तो क्या है, दुर्भाग्य रहा तुम्हारा भी और मेरा भी। मेरा तो क्या, मेरे को तो क्लास पढ़ानी थी, और ऊपर वाले ने स्थिति ऐसी की कि तुम्हारी 301 से हटाकर 201 में लगा दी क्लास। रजिस्टर पढ़ा दिया, इनको मिला लेना। समझ आई ना बात? तो ये स्थितियां हैं सर, बढ़िया तरीके से पढ़ कर जाना। मुझे 12 घंटे पढ़ाना कंटिन्यू, कोई पढ़े, मेरे कोई दिक्कत नहीं। दीवारों को पढ़ाना है, दीवारों को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और अभी मैंने ये लिखे हैं टॉपिक, और इन टॉपिकों को पढ़ा देता हूं। जिसके भी दिमाग में फड़फड़ाहट हो ना तुम्हारे साथी के, उसको रजिस्टर दिखा देना, ज्ञान चक्षु उसके भी खुल जाएंगे, उसके आका के भी खुल जाएंगे, जो भी उसका आका होगा। एक लाइन जानता हूं। दूसरा मैंने आपको प्रमाण बता दिया, राजस्थान भूगोल का रजिस्टर में ला लेना आप। समझ आई सर? जय हो साहब, मजे आ गया। उतारो इसको, ऐसे ही उतारो पहले, सबसे पहले, क्योंकि फिर आगे का पहले पार्ट समझाते हो फिर आगे बढ़ाना है। हाँ सर, है, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी।
और मैंने कहा था सर आपको वो बात आज भी ध्यान रखना, पुराने नए सबसे कह रहा हूं, 3-4 महीने हो गए तुम्हें पढ़ते हुए, 3-4 महीने की और क्लास बची है। जितनी मित्रताएं पहले थी उसमें थोड़ा सा कमी आई होगी, एक बार अगर कोई फेल हो जाएगा तो और ज्यादा कमी आ जाएगी। तो फेल होने वाली श्रेणी में नहीं जाना है, ध्यान रख लेना। उस मित्रता को उठाकर गेट के बाहर फेंक देना और पढ़ लेना। क्योंकि 1-2 बच्चे पूरे बैच की लंका लगा लेते हैं। नहीं सर, मैं तो बस बता रहा हूं आपको जनरली। और देखो सर, मैं क्या ध्यान रखता हूं, पूरा एक एक विद्यार्थी का ध्यान रखता हूं। उसके दूसरे दिन क्या घटना हुई, किसने किसकी शर्टें फाड़ी, क्या किया क्या नहीं किया, कितने दिन के लिए रस्टिकेट किया, मैं एक एक पॉइंट ध्यान रखता हूं। क्योंकि मैंने सबसे पहले यही करता हूं, कोर्स साइन करवाता हूं खुद और देखता रहता हूं क्या क्या चल रहा है माहौल। कौन क्लास से बाहर चला जाता है, कौन क्लास के फिर अंदर मना कर लाया जाता है, सब जानता हूं मैं। बाबा जाने मन की बात, ध्यान रखना। जल्दी उतारो, ये मक्खियां बहुत हो रही है यार इसमें रूम में। टॉपिक विश्व का भूगोल, इंट्रोडक्शन। उदंडता नहीं सर, अपने को अपना काम करना है, जिस काम के लिए आए बस इतना ध्यान रखो आप। तो सर बढ़िया है, तो अच्छा है, पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। सर वायु परिवहन का टॉपिक नहीं करवाया? हाँ बेटा नहीं करवाया, ये क्लास दूसरी है, वो दूसरी है। और जैसे दो दो एक टॉपिक हो जाएंगे ना, फिर देखना आप रजिस्टर के अंदर व्यवस्थाएं। क्या सर? चले सर, चले आगे चले। एक क्लास जो नॉर्मली है, काफ़ी दिनों बाद अपन मिल रहे हैं और नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, तो उसके लिए कॉमन जो बातें हैं, इसकी उत्पत्ति वगैरह के बारे में सारा बताते हुए यहाँ तक ले आते हैं हम इसको, अक्षांश देशांतर तक की कंडीशन पे लाकर रोक देते हैं। ठीक है ना? फिर अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत रहने वाली नहीं। ठीक है ना? सभी ने ये मेंशन कर लिया ना? सर हो गया, सभी का नोट हो गया ना? अब सुनो, यहां से हम और आगे चलते हैं, इसको चेंज कर देता हूं, सुनिएगा, आप सुनते चलिएगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट शामिल हो चुके हैं सर। देखो, जब आप पृथ्वी को पढ़ते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, तीनों ही पार्ट इसमें शामिल है और तीनों पार्ट पूरे पार्ट मैपिंग के साथ चलने वाले हैं। ठीक है ना? और कहीं पर भी गूगल सर्च नहीं करूंगा, सब बनाकर पढ़ाऊंगा। उस दिन भी वही बात थी, आज भी वही बात है, बस सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वहां राजस्थान था, यहां विश्व है।
ठीक है ना सर, सुनना आप आराम से। एक क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल के इंट्रोडक्शन को लेकर सर, और भूगोल के परिचय को लेकर जब बात करेंगे तो आप सुनना। सुनेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भूगोल को लेकर हम बात करते हैं तो मैंने आपको सभी को बताया हुआ है, आप फटाक से मुझे बताते चलना जो कॉमन बातें हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि मैंने आपको बताया था भूगोल के बारे में फर्स्ट चर्चा करते हैं तो भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना था? 2 शब्दों से। वेरी गुड। नंबर 1 तो कौन सा था सर? और दूसरा कौन सा था? एक तो हमने बताया था भू, और दूसरा क्या बताया था? गोल। भू का शाब्दिक अर्थ हमने बताया था पृथ्वी को लेकर, और गोल एक शेप, एक आकृति को लेकर। भू का मतलब था पृथ्वी से, और गोल का तात्पर्य किससे था? कि पृथ्वी की आकृति गोल है, इसी को हमने क्या कहा है? भूगोल है। क्लियर? दूसरे नंबर पर हमने इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया था कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं। याद कीजिएगा, हमने उस दौरान भाषाएं ली थी, 3 भाषाओं को जानने का प्रयास किया था। एक भाषा थी, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी भाषा। और तीसरे नंबर पर थी सर, वेरी गुड, हिंदी भाषा। क्लियर है सर? और अगर हमने बात करना चाहिए इन तीनों भाषाओं को लेकर, आपके बैच में तो सुनील जी पढ़ा रहे होंगे ना? हो गई खत्म? चल रही है ना? सब लगा रखे सही, इसका मतलब जी याद करना। मैंने आपको बताया था कि आपके 3 भाषाएं थी, ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा। ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक तो जी और एक ग्राफो या ग्रेफो। जी का क्या बन गया था? जियो। और ग्रेफो या ग्राफो का क्या बन गया था? ग्राफी। और आपने जियो का हिंदी में अर्थ जानना चाहा था तो, और ग्राफी का अर्थ जानना चाहा था तो, अध्ययन करना या वर्णन करना। वर्णन करना, या हमने इसी को कहा था अध्ययन करना। और दोनों को जब जोड़ा था तो हमारे पास शब्द क्या आ गया था? भूगोल। यहां तक की बात हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। क्लियर थी ये बात? तो अब हमारे पास कल को कोई भी दिक्कत आती है तो भूगोल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हो गया ना, पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। और इसी पृथ्वी के अध्ययन या वर्णन की बात आती है तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा को लेकर हम बात कर लेते हैं कि आप हमें बताइएगा इस भूगोल की परिभाषा। तो हमने बात की थी भूगोल की परिभाषा के लिए, वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है या पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, पृथ्वी का जो अध्ययन होगा ना, अब विश्व के भूगोल में उसका आनंद आएगा पढ़ने का। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का भी अध्ययन होगा, बाह्य हिस्से का भी अध्ययन होगा, और इससे रिलेटेड हिस्से का भी अध्ययन होगा। आंतरिक है तो पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों को जानेंगे, पृथ्वी पर जो स्थितियां हैं स्थल और जल को जानेंगे, और इससे रिलेटेड एटमॉस्फेयर को जानेंगे जिसे आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और ये तीनों ही घटनाएं आपने यहां पर देखी, ठीक है ना?
तो हमने कहा वह विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन ऑब्लिक वर्णन किया जाता है वह भूगोल कहलाता है। वह भूगोल कहलाता है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलती थी। यहां तक की बात हम पढ़ चुके थे पहले, जिसमें हमने यहां तो देखा था कि ये तो आपके भाषाओं की बात थी, और भाषा के बाद यहां पर आपके एक शब्द था और एक शब्द यहां पर था। ये दो शब्दों के माध्यम से इस पूरे भूगोल को हमने जानने का प्रयास किया। ठीक है। इसके बाद यहां पर आपके दो तीन जनक तो यहां पर बता दूंगा, लेकिन जैसे जैसे इन पार्टों को आगे पढ़ोगे आप, भूगोल के अलग अलग अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर भी अब जनक आपको और भी मिलेंगे। ठीक है ना सर। तो जैसे जैसे जो जो चीजें आगे लर्न होती जाती है उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार इतना उतारो, फिर इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है ना। हो गया सर।
सभी ने लिख लिया ना सर? चले हम आगे, सुनिएगा। इससे हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने यहां पर जानने का प्रयास किया। जैसे ही आपके निर्माण की बात आई तो फर्स्ट क्वेश्चन आया कि भूगोल जो विषय है, इसे विषय का दर्जा जिसने दिया उसे हमने भूगोल का क्या कहा साहब? जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हम इसे जानते हैं। और भूगोल के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद होगा हेकेटियस। इनको आराम से याद करते हुए चलना सर, आगे सब जड़ तो आएगी और भी काफ़ी लोगों के नए नए नाम आएंगे, तो मिक्स तभी नहीं होंगे जब आप इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। हेकेटियस व्यक्ति है और याद कर लीजिएगा, इसी हेकेटियस के बारे में मैंने उस समय भी आपको बताया था एक बुक के बारे में, और इनकी बुक का नाम क्या था? वेरी गुड। देखो कुछ कुछ तो याद है ना? जेस्प्रियोडस के नाम की आपके बुक थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने बात करना चाहिए इसी के संदर्भ में, तो क्वेश्चन था व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक के नाम से किसे जाना जाएगा? और व्यवस्थित भूगोल के जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज जो है ना, इरेटोस्थनीज के बारे में मैंने 2-3 बातें बताई थी आपको। एक तो इरेटोस्थनीज की हमने क्या बात की थी बुक को लेकर, और इसकी बुक के बारे में हमने नाम दिया था, क्या नाम बताया था? ज्योग्राफी का। याद कीजिएगा, इन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन और भी था कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का उच्चारण किसने किया था, प्रयोग किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा। और एक क्वेश्चन और भी बताया होगा कि अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय परिधि, आ रहा ना याद? भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई, भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहां से आपने स्थिति देखी क्वेश्चन की कि इरेटोस्थनीज इक्वेटर को नापने का प्रयास करता है, और इक्वेटर की अब जरूरत पड़ेगी हमें, बोलो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इक्वेटर का जब जब जिक्र आएगा, जब जब हम भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी पृथ्वी की सेफ के समय। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति जब हम बनाएंगे तो उसकी भूमध्य रेखीय परिधि भी नापनी पड़ेगी और उसकी ध्रुवीय परिधि भी नापनी पड़ेगी। और ध्रुवीय परिधि का मतलब होगा 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को मिलाकर हम पूरा वृत्त बनाएंगे, और इधर आपके पास पूरा इक्वेटर है ही। तो दोनों की आकृति से, दोनों की लंबाई से इस पृथ्वी की आकृति को सुनिश्चित करने में मदद मिलने वाली है। क्लियर है ना? नेक्स्ट सुनिएगा। इससे हम और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा था कि आप बात कर रहे थे भूगोल को लेकर, तो भूगोल को हमने अध्ययन की दृष्टि से कितनी ब्रांचों में बांटा था?
भूगोल को कितनी ब्रांचों में बांटा था? 2। एक ब्रांच जो थी वो ब्रांच थी फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। कई बार ऐसा भी होता है सर कि हम ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें चाहे राजस्थान पढ़ाएं चाहे भारत पढ़ाएं, कुछ लोग अक्षांश देशांतर को बड़ा हाईलाइट कर देते हैं, खींच के रबड़ बना देते हैं उसका, और राजस्थान में भारत में कोई जरूरत ही नहीं होती इसकी। मुझे क्या आता है ये हर क्लास में बताना जरूरी नहीं है, किस सब्जेक्ट की क्लास में क्या बताना है ये जरूरी है। कितना ही बता दो आप, राजस्थान में मैं आपको चाहे 10 घंटे तक अक्षांश देशांतरों में घुमाता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता कोई भी। बाकी आप समझ ही रहे हो। मैंने कहा ना बाबा जाने मन की बात। क्या सर? चलेगा। एसी चलाऊं सर? गर्मी लग रही है तो इन्होंने फिर बंद क्यों करवाई भाई? ऐसा करता हूं, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा सही कर देता हूं, 26 कर देता हूं। 26 सही है क्योंकि अभी मौसम चेंज भी हो रहा है ना, तो नुकसानदायक है। ये आपने स्थितियां यहां देखी। अब 2 क्वेश्चन हमारे सामने, एक तो भौतिक भूगोल के जनक और एक ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर हम बात करते हैं, तो मानव भूगोल के जनक। ये भी यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। भौतिक भूगोल के जनक कौन कौन? पॉलिडोनियस। और ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक? पहला आंसर रिटर। रिटर नहीं हो तो जो आपने आंसर अभी बोला रेडजेल, और रेडजेल भी ना हो तो फिर आपको मैंने बताया था ब्लास, और तीनों हो तो क्योंकि बेस्ट आंसर क्या है? रिटर ही है। इससे आगे जब आपके 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का दौर आता है, उस समय भूगोल में आधुनिकता लाने का जिसने काम किया, उस व्यक्ति को हमने नाम दिया था आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक। और आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं, उसका जो क्वेश्चन आता है वो हमने नाम दिया था हम्बोल्ट। भारत की बताने की जरूरत नहीं क्योंकि भारत से कोई लेना देना है नहीं, भारत राजस्थान की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक की जो स्थिति है, इस स्थिति में आपके पास कुल मिलाकर 5 जनक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर सिंपल क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है भूगोल के जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा आंसर आएगा आपके हम्बोल्ट, सॉरी आपके हेकेटियस। हेकेटियस की पुस्तक कौन सी है? जेपियोडस। अगर क्वेश्चन आता है व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? अगर क्वेश्चन आता है भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में हेकेटियस नहीं होता है, तो फिर हम आपके आंसर सेकंड प्रायोरिटी में क्या करेंगे? अगर दोनों है तो फिर हमको ध्यान रखना है हेकेटियस ही आंसर करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर हमने इरेटोस्थनीज के बारे में बात करना चाहिए, तो इरेटोस्थनीज की एक तो बुक कौन सी है? ज्योग्राफी का। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? क्योंकि सब्जेक्ट इसने बनाया था। और तीसरा क्वेश्चन आता है इक्वेटर या भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापने का सबसे पहले प्रयास भी कौन करता है? इरेटोस्थनीज। हालांकि इसका प्रयास गलत साबित हुआ, लेकिन इस दिशा में पहला कदम बढ़ाने का काम किसने किया था? इसी इरेटोस्थनीज ने किया था। सब्जेक्ट के बारे में जब बात आई तो सब्जेक्ट को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तो भौतिक स्थितियों की अध्ययन करना है, पर्वत पठार मैदान वगैरह सब, स्थल वगैरह जल सब, तो ये सारा स्थिति किस में आया? भौतिक में। और भौतिक चीजों का
जो मानव के साथ अंतर संबंध स्थापित हुआ उसे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमने शामिल कर दिया, मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल की स्थितियों को बताने का काम करते हैं कौन? पोलिडोनियस। और आपके मानव भूगोल के जनक रिटर, रिटर के बाद रेडजेल, और रेडजेल ना हो तो ब्लास, तीनों हो तो रिटर। और भूगोल में आधुनिकता लाने का काम कौन करते हैं? हम्बोल्ट। इसलिए आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा गया? हम्बोल्ट। क्लियर है बात इतनी? एक बार इतना उतारो फिर और आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, कल वाला जो वायु परिवहन था वो फर्स्ट पेपर की क्लास थी। ये सेकंड पेपर की क्लास चल रही। सारे के सारे यही पूछ रहे हैं, और ये बाद में होगा। वो जब फर्स्ट पेपर वाली क्लास लगेगी ना, उसमें वो वायु परिवहन करवाएंगे। डेढ़ सौ 200 पेज का तो बना ही लेना रजिस्टर, बढ़ जाएंगे इतने तो। हाँ, इतना काफ़ी मैटर है इसमें, कम नहीं है। टॉपिक छोटे छोटे, टॉपिक काफ़ी बड़े हैं, और पूरा डायग्राम पे चलेगा ये सारा सिस्टम, थ्योरी डायग्राम दोनों। हो गया नोट? सभी का हो गया?
इन सभी टॉपिकों में क्रियाओं को समझने के लिए आपको कुछ वीडियो क्लिपें दिखाई जाएगी समय समय पर। तो एक बार पहले मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, फिर एक क्लिप दिखाया, क्लिप दिखाते सब क्लियर एकदम। चलें भाई आगे। यहां तक सभी ने नोट कर लिया ना? अब देखो, हम जानना चाहते हैं, जिस पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके स्थल भाग का अध्ययन करना है, जल भाग का करना है, वायु का करना है, तो इन सब का अध्ययन करना है तो पृथ्वी का निर्माण चाहते हैं हम। और पृथ्वी के निर्माण में देखो, जब सामान्य चीज पढ़ाई जाती है, राजस्थान या भारत पढ़ाया जाता है, तो हम सीधा सूर्य तक आ जाते हैं कि सूर्य का टुकड़ा अलग हो गया, ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन यहां पर एक स्टेप आगे और जोड़नी है हमें, क्योंकि उसका संबंध फिर आगे मिलेगा अपने को। ठीक है ना? सुनिएगा, चेंज कर दो ना ये, सुनिएगा। हमने बात करना चाहिए कि आपके यहां पर एक आकाशीय पिंड, और इस आकाशीय पिंड के अंदर यहां लिख देता हूं, यह है एक आकाशीय पिंड, और इस आकाशीय पिंड में होता है महाविस्फोट। इसमें क्या होता है? महाविस्फोट होता है। और महाविस्फोट का परिणाम यह हुआ, इसके बहुत सारे टुकड़े अलग अलग हुए। क्लियर? और इन टुकड़ों के बारे में जब आपने बात करना चाहिए, बाहर जा रहा है, विस्फोट लिख दो, आराम से दिख जाएगा। इसमें क्या हुआ सर? विस्फोट। और विस्फोट हुआ तो आप देखिएगा विस्फोट के बाद की घटना कि हमने पाया यहां पर आपके अलग अलग टुकड़े देखने को मिले। कोई छोटा तो कोई बड़ा टुकड़ा होने लगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसे गौर से देखेंगे तो आपको एक स्थिति ऐसी मिलेगी कि एक टुकड़ा आपको इनमें सबसे बड़ा दिखाई देगा। हाँ या ना? और ये जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा ना, इस सबसे बड़े टुकड़े को आपके बाद में चलकर क्या नाम मिलता है? इस बड़े टुकड़े को नाम मिलता है क्या? सूर्य। क्लियर? और इसी पिंड के अंदर एक टुकड़ा ऐसा भी मिलता है कि इसे आगे चलकर नाम क्या मिलता है? पृथ्वी। क्लियर? किसी को ग्रह, किसी को उपग्रह, कुछ अलग अलग हो गया। तो इनमें जो सबसे प्रधान टुकड़ा है, वो अभी तक प्रधान टुकड़ा कौन सा है? सूर्य। तो वर्चस्व किसका चलेगा? सूर्य का। और सूर्य का वर्चस्व चलेगा तो ये सब लोग इसके अगल बगल के जितने भी आकाशीय पिंड है ना, इसके प्रभाव से ही आपके गमन करेंगे। किसके प्रभाव से गमन करेंगे? तो कल को अगर ये गति करे तो उस पर कहीं ना कहीं तो प्रभाव किसका होगा? होगा ना सूर्य का। और वो जो गति बनेगी वो पता देखते उस समय कि जब विस्फोट होगा तो विस्फोट के तरीके कितने बताए जाएंगे। जब ये गति कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, उत्पन्न हुई होगी ना। ऐसे तो है नहीं गति अपने आप उत्पन्न हो गई होगी कि ये शांत पिंड था और शांत आकाशीय पिंड के अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो ये घटना हुई ना। और लीजिएगा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हम तो, कि हमने मान लिया कि यहां पर आपके एक आकाशीय पिंड है, और ये जो आकाशीय पिंड की जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये आकाशीय पिंड अभी कैसी अवस्था में है? शांत अवस्था में था। और इसके अंदर गमन होने के कारण इसके अंदर कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है? और विस्फोट की स्थिति का ही परिणाम रहा साहब कि ये जो विस्फोट की स्थिति बनी,
इस विस्फोट की स्थिति का परिणाम रहा कि इस बड़े टुकड़े के काफी आपके छोटे छोटे, असंख्य छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और इन टुकड़ों में प्रधान टुकड़ा जो रहा, वो टुकड़ा कौन सा रहा? सूर्य। और बाकी इसके प्रभाव से वशीभूत हो गए। और इन सारे टुकड़ों को मिलाकर अगर कोई नाम दिया जाएगा तो वो नाम होगा दोस्तों सौर मंडल, या जिसे आप पढ़ते हैं सौर परिवार। सौर परिवार का मतलब घर का मुखिया कौन, और घर किसके नाम से चल रहा है? क्योंकि हमारे यहां पुरुष प्रधान था सारा, पूरे विश्व में उस समय पुरुष प्रधान की स्थिति थी। तो उन्होंने भी क्या कहा कि भाई सबसे बड़ा कौन है, उसके हिसाब से परिवार का नाम दिया जाए। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? सौर मंडल या सौर परिवार। क्लियर? हमें अभी जानकारी केवल एक टुकड़े की चाहिए, और उस टुकड़े का नाम क्या है? पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं। हमें बताया जाता है कि ये जो आप पृथ्वी जिसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर इस स्थिति को लेकर बात करें तो पृथ्वी के बारे में बताया गया, जब ये विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट की अवस्था में हमारे पास जो ये आपके पृथ्वी थी, ये पृथ्वी प्रारंभ में तप्त अवस्था में थी। अर्थात आप कह सकते हो यह पृथ्वी कैसी अवस्था में थी सर? गर्म अवस्था में थी। अब आपको एक बात और समझ में आ गई होगी ना, ये विस्फोट जो हुआ है, इस विस्फोट के कारण ये छोटे छोटे बड़े टुकड़े हुए हैं, इनकी सबकी प्रकृति एक जैसी है। अब अपने अपने आकार के आधार पर इनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होगा। कोई आपके परिवर्तन अभी हो गया, कोई परिवर्तन पृथ्वी की जब तुलना करेंगे, कोई पृथ्वी से और तेज है तो कुछ पृथ्वी से क्या रहेंगे? पीछे रहेंगे। कुछ पृथ्वी से आकार में लगभग बराबर होंगे तो कुछ बड़े होंगे तो कुछ क्या होंगे? छोटे। छोटों में अलग परिवर्तन मिलेगा, लगभग बराबर वालों में लगभग बराबर की स्थिति मिलेगी, बड़ों वालों में बड़े की स्थिति मिलेगी, और जो सबसे विशाल काय है उसमें सबसे अलग मिलेगी। हाँ या ना? क्लियर है बात इतनी? तो हमने कहा पृथ्वी प्रारंभ में कैसी रही? गर्म। और उसके बाद हमें बताया गया इस पृथ्वी के अंतर्गत धीरे धीरे आपके संकुचन होने लगा, और संकुचन होने लगा तो ये पृथ्वी भी आपके धीरे धीरे क्या होने लगी? सब ठंडी होने लगी। और हमने कहा कि ये पृथ्वी ठंडी हो रही है। पृथ्वी क्या होने लगी सर? ठंडी होने लगी। और हमने कहा पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है? ठंडी। केवल कौन से भाग से? बाह्य भाग से। आंतरिक भाग तो अभी तक पढ़ने को मिलेगा, लावा निकलता है सब, इतना तप्त है। और जब इसको हम और आगे पढ़ते हैं, आगे स्थितियां पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर एक टॉपिक नहीं है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्लियर? अगर आंतरिक संरचना होती तो हम पृथ्वी के अगर भूगर्भ में जाना चाहते तो पता चलता इस धरातल से मात्र 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तापमान बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आया कि जहां इतना तापमान हुआ कि जहां पर पत्थर भी पिघल गए, चट्टानें भी पिघल गई, और उस पिघली हुई अवस्था को हमने मैग्मा का नाम दिया। और जब उस मैग्मा में गैसीय दबाव बढ़ने लगा तो वो जहां से भी उसको रास्ता मिला वो मैग्मा हमारे धरातल पर आकर प्रकट हो गया, जिसे हमने लावा कहा। और वो लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के बाद जब जमा वापस पत्थर बन गया, चट्टान बन गया, और ऐसी चट्टानों को हमने आग्नेय चट्टानों का नाम दे दिया। समझ आई बात? ये स्थिति आपको मिली। तो हमने कहा ये स्थितियां धीरे धीरे ठंडी होने लगी, बाह्य भाग। और जैसे जैसे पृथ्वी का बाह्य भाग ठंडा होने लगा, इसके अंदर 2 अवस्थाओं का निर्माण होने लगा। एक अवस्था आप बता सकते हैं कठोर अवस्था बनने लगी, और एक अवस्था आपके धीरे धीरे, जो बरसात हो रही है ना, अभी का हाल देखिएगा। अभी आपने देखा होगा, कई लोगों से सुना होगा, चलो पहले लिख देता हूं, ये भाग तो कैसा बन गया? कठोर। तो इस कठोर भाग को, ये आपके कठोर भाग बना सर,
और ये चारों तरफ का जो भाग था ना, ये आपके धीरे धीरे क्या हुआ, लिक्विड हुआ, और ये आपके इस प्रकार जम गया। इस कठोर भाग को तो नाम दे दिया हमने क्या, धरातल। धरातल। और ये जो आपके बाहर की तरफ लिक्विड फॉर्म थी, इस लिक्विड फॉर्म को नाम क्या दिया, जल। इसे क्या नाम दे दिया, जल। अभी आपने कुछ दिनों, जैसे बरसात हो रही ना 8-10 दिन से, लोग कह रहे हैं सब अब की बार तो बरसात बहुत हो रही है। जिस दिन से ये ठंडी होने लगी, यहां की अवस्था कह रहा हूं सर, गर्म से ठंडा होना प्रारंभ हुआ, उस दिन से अगर आज तक की बात करें, आज वर्तमान तक की बात करें, ये पूरा चक्र चल के आएगा यहां तक। तो आप बताओ, पहले भी कभी बरसात हुई कैसी हुई है? हाँ सर, बोलो। हुई है, मान ली बात, पक्की है बात, सही है। कितने दिन हुई होगी लगातार? चौमासे में हुई होगी। ये सोच आपकी केवल राजस्थान और भारत से बाहर नहीं जा रही है सर? मैंने कहा सर, दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुनना, आपकी सोच को अब्रोड कर लो। राजस्थान और भारत आना नहीं चाहिए, कहीं पे भी दिमाग में खोपड़ी में नहीं आना चाहिए। बात कहां की चल रही, देखो विस्फोट हो रहे हैं भाई साहब, सूरज उरज बन रहे हैं, और हम हमारे राजस्थान पड़े हैं अभी तक 98, 96, 95, 6। बताओ सर, एक बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि सब पहले भी बारिश हुई है, खूब लंबे लंबे समय तक हुई है। अंदाजा कितने समय तक लगातार? वेरी गुड। कंटिन्यू लाखों वर्षों तक बरसात हुई सर। कई बार ये पृथ्वी पूरी बर्फ से ढकी जाएगी। अभी देखेंगे वीडियो, 5 मिनट के अंदर सारा पूरा कालक्रम दिखाया जाएगा। लाखों सालों तक बरसात होने लगी, और लाखों सालों तक लगातार मूसलाधार बरसात हुई ना, तब जाकर आपके इतने बड़े समुद्रों का निर्माण हुआ है। ऐसे नहीं हो गया कि एक बार में हो गया होगा। अगर थोड़ी बरसात होती तो इतना तप्त अवस्थाएं थी कि वो पानी तुरंत भाप बनकर उड़ जाता, यहां बरसात तुरंत उड़ जाता। इतना जो इकट्ठा हुआ है, जिसने पृथ्वी के लगभग 71% भाग को कवर कर लिया सर। तो मजाक तो नहीं होगी सर, कितना बड़ा भाग कवर किया होगा इसने। तो ये लाखों वर्षों तक का बरसात का परिणाम रहा, और उसी लाखों वर्ष के परिणाम का आपको अंतर ये देखने को मिला कि यहां पर आपके चारों तरफ आपके जल जमा होने लगा, और ये बीच में कठोर भाग बस केवल दिखाई देने लगा। ये कहने का मतलब, कठोर भाग का मतलब धरातल, जगह जगह बीच बीच में क्या दिखाई देने लगा, धरातल। और जितने भी चारों तरफ का भाग था सब पानी से जलमग्न हो गया। अब इस विशालकाय जल राशि के बारे में जब बात आई तो बताया गया, ये जो विशालकाय जल राशि है इसे हम क्या कहें, तो हमें बताया गया इस विशालकाय जल राशि का अध्ययन करना है तो क्यों ना इसके लिए एक नाम निजात किया जाए। और इसके लिए एक शब्द लिया गया, और वो शब्द कौन सा प्रयुक्त किया गया, पैंथालासा। और जो बाहर अंदर का इतना विशालकाय धरातल था, इसको भी आगे अध्ययन तो करना है, तो कोई ना कोई तो नाम देना ही पड़ेगा। तो हमने इस विशालकाय धरातल को नाम क्या दे दिया, पेंजिया का नाम दे दिया। इसे क्या नाम दे दिया, पेंजिया। और एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुट कर लेता है, वो कहता है कि ये पृथ्वी का निर्माण का क्रम चल रहा है, और आप हमें ये बताइएगा पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में मिलने वाला विशालकाय, निर्मित होने वाला विशालकाय समुद्र या विशालकाय महासागर किस नाम से जाना जाता था। तो हम आंसर देंगे पैंथालासा के नाम से इसको जाना जाता था, या हम कहेंगे इस विशालकाय धरातलीय स्वरूप को किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। क्लियर? धीरे धीरे देखो, हम वहां पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे बीच का भाग धसा हुआ था, नदी आने लगी।
यहां हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि एक तो हमें यह याद रखना है कि इसका बीच का धरातलीय भाग थोड़ा सा धंसा हुआ था, अर्थात थोड़ा सा निचला भाग था। लेकिन दूसरी बात यह भी याद रखनी है, इस पृथ्वी के अंदर अब भी निर्माण का क्रम चल रहा है, और ये अंदर का जो धरातलीय आपको इस तरह दिख रहा है ना, ये नीचे के आंतरिक भाग में प्लेटों की गति चल रही है, और ये धीरे धीरे स्थान है ना जो, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है और धीरे धीरे अलग हो रहा है। ये पूरा हिस्सा यूं बट रहा है जैसे मानो एक आपने ड्रम के अंदर गर्मियों में पानी ठंडा करने के लिए घर पे प्रोग्राम बड़ा हो रहा था, एक बर्फ की सिल्ली पटक दी। गांव में अपने ऐसे तो पानी ठंडा करते हैं ना, अपने कहाँ आर वहां पर आता है देसी, अरे भाई ठीक है 2 सिल्ली ले आओ। फिर एक आदमी आता है, अरे रिश्तेदार आ गए जल्दी करो ठंडा पानी। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, कुछ हथौड़ा या सुई वगैरह लेता है बड़ा, और इसको 2 टुकड़े कर देता है। अरे करता है कि नहीं करता है? कहता है ये लो साहब, एक बर्फ ये रही, एक बर्फ का टुकड़ा है। फिर एक और आता है, कहता और जल्दी ठंडा करो, और छोटे छोटे टुकड़े करो। जैसे आपने इसके 2 टुकड़े किए, आप देखना ये टुकड़ा पहले इसके साथ ये चिपका हुआ था, धीरे धीरे जब ये गति करने लगा तो गति करने के बाद आपके हटने लगा। तो आप बताओ, जहां पर जो अवस्था थी, इस अवस्था को यदि आप देखते हैं तो हमने कहा ये चारों तरफ जल था, ये मान लो आप येलो कलर का, और जैसे ही आपने इस अवस्था को, इस पैमाने को इस स्थिति को जब आप ऊपर करते हैं, क्या चक्कर हो रहा है, इस स्थिति को जब आपने ऊपर करोगे तो बताओ ये वाला जो जल है, ये जल आपके चारों तरफ तो आएगा ही आएगा, चारों तरफ तो आएगा ही आएगा, बीच में पानी भर जाएगा ना। और बीच में जो पानी भरा है वो 2 तरह का पानी भरा है। इस धरातलीय भाग पर जिन भी नदियों ने गमन किया, उन नदियों ने यहां पर पानी इकट्ठा किया और अपना अवसाद भी बीच में जमा किया, और दूसरा ये पानी भी धीरे धीरे, इधर का पानी भी तो मूव करके इधर आया ना। कुल मिलाकर ये पूरा पेंजिया अब धीरे धीरे विखंडित होने लगा, विखंडन की अवस्था में आने लगा, और विखंडन की अवस्था इतनी आपके सजग होने लगी कि आप देखिएगा स्थितियां क्या बनी। ये देखिएगा सब, ये आपकी स्थितियां यहां पर देखने को मिलने लगी। और हमने कहा कि जिस हिस्से की आप बात कर रहे थे ना, वो हिस्सा ये रहा साहब, एक तो हिस्सा ये बना और एक हिस्सा इसका यहां पर बना। क्लियर? अब इस पूरे हिस्से की जब बात करते हैं तो आपको इन दोनों हिस्सों के तो पहले नाम लिखने हैं। तो हमने दोनों के तो टुकड़ों के नाम लिखे। एक टुकड़े का जो नाम रखा, रुको जरा, इस टुकड़े का नाम तो क्या रखा, लॉरिशिया, और इस टुकड़े का नाम क्या रखा, क्लियर? और अपने पास 2 प्रकार की जलराशि है सर। अब एक तो चारों तरफ की जलराशि, और चारों तरफ की जो जलराशि है ना, इस जलराशि की जब आप बात करेंगे तो आप देखिएगा इस चारों तरफ की जलराशि का काम। एक तो चारों तरफ की जलराशि ये है, और इसी के बीच में एक जलराशि और है जिसको मैं थोड़ा लाइट कलर में कर देता हूं। 2 जलराशि दिख रही ना, है जलराशि ये भी है। लेकिन इस वाली चारों तरफ की जलराशि को आज भी उसी नाम से जाना जा रहा है जो बड़ी जलराशि है। देखो बड़ी जलराशि है, पैंथालासाई कहा जा रहा है, लेकिन बीच वाली जलराशि जो है ना, इसे एक अलग नाम मिला, और इसे क्या नाम मिला, इसे कहा गया टेथिस
सागर। तो हमने कहा अब हमें कुछ समझ में आने लगी यहां तक की प्रारंभिक स्थिति। एक बात सब्जेक्ट को लेकर करनी आगे, आगे हर लॉजिक उसके साथ जोड़ना है मुझे। वहां पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में लॉजिक जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई ना बात? तो अब आप बताओ यहां तक का क्रम कुछ कुछ समझ में आने लगा। सबसे पहले एक आकाशीय पिंड है, और वो आकाशीय पिंड अपनी कौन सी अवस्था में है? उसमें कई प्रकार के विद्वानों के मत रहे। कोई कहता है साहब ज्वारीय संकल्पना, कोई कहता है वायवीय संकल्पना, कोई कहता है ग्रहाणु संकल्पना। हमने सब की सुन ली, लेकिन हमने उन सब की बातों से एक निष्कर्ष निकाला, चाहे कुछ भी हो इसमें एक विस्फोट की स्थिति तो हुई है। विस्फोट का मतलब है टूटा फूटा तो है ये सब, और ये टूटा फूटा है तो ये आपके काफी टुकड़ों में विभाजित हुआ। उनमें सबसे बड़ा जो टुकड़ा मिलता है, इस सबसे बड़े टुकड़े को आज भी हम किस नाम से जानते हैं साहब? आज भी हमने इस सबसे बड़े टुकड़े को क्या नाम दिया है? सूर्य। इस सबसे बड़े टुकड़े को आज भी हमने एक विशेष नाम दिया, और इसे क्या नाम दे दिया? सूर्य। ये कौन सा डिजाइन बन गया इसमें? ये देखिएगा साहब, ये सबसे बड़ा टुकड़ा आज भी हमें किस रूप में मिल रहा है? सूर्य के रूप में। सूर्य के रूप में। और इसमें से ही एक टुकड़ा हमें किस रूप में मिला? पृथ्वी। पृथ्वी प्रारंभ में ये आपके पहले ठंडा था, ये इस अवस्था में क्या है? ये ठंडा। लेकिन जैसे विस्फोट होता है तो उष्मा निकलेगी, घर्षण होगा, और उसी उष्मा का परिणाम था कि सारे टुकड़े गर्म अवस्था में पहुंच गए। सबसे बड़ा है, आज तक ठंडा नहीं हो रहा है। छोटी जो अवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे, उन पर क्या कारण रहा, क्या वायुमंडलीय प्रभाव रहा? सबके अलग अलग वायुमंडल है। हमें वायुमंडल भी जो पढ़ना है वो केवल केवल किसका वायुमंडल पढ़ना है? केवल हमें पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ना है। कल को कहीं वायुमंडल लिखा मिल जाए तो आप जरा प्रभावित ना हो कि साहब वायुमंडल की बात चल रही है तो क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, कुछ भी नहीं। ये मंडल जो आप पढ़ रहे हो ना, ये मंडल तो केवल केवल मंडल किसके हैं? आपके पृथ्वी के वायुमंडल को पढ़ना है आपको। इसके वायुमंडल में प्रभाव रहा, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम की क्रिया जो थी नाभिकीय संलयन की, वो तीव्र गति से हुई, इसलिए पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इस पृथ्वी का प्रारंभिक अवस्थाएं गर्म, फिर ठंडी। ठंडी होती है तो दो अवस्थाएं बनती है, एक कठोर भाग बनता है धरातल, और एक लिक्विड भाग बनता है। लिक्विड भाग को पैंथालासा, कठोर भाग को पेंजिया। जैसे ही अंदर इसके अंदर आपके भूगर्भीय हलचल होने के कारण दो भागों में टूटता है, तो बीच वाले भाग में जल इकट्ठा हो जाता है। इस बीच वाले भाग में जिसमें जल इकट्ठा हुआ, इस जलीय भाग को हमने आगे चलकर क्या नाम दे दिया? टेथिसागर। लेकिन दो टुकड़े जो पेंजिया के अलग हुए, इन दोनों टुकड़ों में एक का नाम तो लॉरेशिया और एक का नाम क्या है? गोंडवाना। क्लियर? और बाहर वाले जल में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए आज भी इसको क्या कह रहे हैं? पैंथालासा ही कह रहे हैं। हाँ ना? चले और आगे। एक बार आप ये स्थिति यहां से यहां तक बनाए, और सुने इसके नीचे हम कुछ और भी लाइनें लिखवाएंगे। लाइनें लिखवाने के बाद फिर यहां तक का जब मैटर लिखवा देंगे, फिर आपके कॉन्टिनेंट्स बनाने की बात होगी, ओशियंस बनाने की बात होगी। ठीक है ना? अब इसको उतारिएगा फटाक से, जल्दी बनाओ बिना देरी के। रजिस्टर बिना लाइन वाला बनाना है कि आपका मन करे जैसा बनाओ। यही मैसेज किया कौन सा बनाना, ये नहीं किया कि लेकर आपको ही आना है।
आपके ये जो सिद्धांत चल रहा है, ये वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है ना। और प्लेट टेक्टोनिक का जो होगा हैरी हेस वाला जो सिद्धांत है, वो बाद में बताएंगे अपन, उसका भी जिक्र होगा अभी आगे चलकर। लिखवाया जाए सर, एक एक लाइन लिखवाऊं, नीचे लिखवाए, चलिए। इसके नीचे फर्स्ट एरो करके लिखना। लिखवाएं सर, लिखिएगा फर्स्ट एरो करके। प्रारंभ में दो आकाशीय पिंडों के प्रारंभ में दो आकाशीय पिंडों के आपस में टकराने से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई। विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई। देखो अब मेरी बात सुनो, कुछ सिद्धांत अलग अलग थ्योरियां हैं, किसी ने कहीं और सिद्धांत लिखवा दिया तो टेंशन मत लेना कि सब, जैसे ज्वारीय संकल्पना में कहते हैं भाई दूसरा एक आकाशीय पिंड उसके पास से गुजरा तो उसका आकर्षण इतना था कि उसने उसकी सारे लिक्विड भाग को अपनी ओर क्या करना स्टार्ट किया, आकर्षित। ये ग्रहाणु संकल्पना है, जब आपस में टकराएंगे तो आपके असंख्य पिंड बनेंगे। एक संकल्पना आती है आपके गैसीय संकल्पना, जिसको बोलते हैं कि वायवीय संकल्पना, उसमें धीरे धीरे आपके पास आता जाएगा, संकोचन होगा। जितना संकोचन होगा गति उतनी तेज बढ़ेगी और आपके छल्लों के रूप में आपके क्या होगा, पिंड निकलने लगेंगे। जो सबसे लास्ट में बचेगा वो तो सूर्य कहलाएगा, बाकी जो आपके छल्ले निकलेंगे वो आपके ग्रह कहलाए, छोटे भाग जो निकले वो उपग्रह कहलाए, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी पहली लाइन लिखना, इसमें कहां तक लिखा आपने, विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई, यहां तक लिख देना, उत्पन्न हुई। इस विस्फोट की स्थिति में सबसे बड़ा पिंड, इस विस्फोट की स्थिति में सबसे बड़ा पिंड आज वर्तमान में सूर्य, तथा इससे छोटे पिंड ग्रह उपग्रह आदि पिंडों के रूप में
ग्रह उपग्रह आदि पिंडों के रूप में अवस्थित हो गए, अवस्थित हो गए मतलब अपनी लोकेशन में चले गए, अवस्थित हो गए। लिख दिया। दूसरा एरो, नेक्स्ट एरो करके लिखना। सूर्य व उसके आसपास, सूर्य व उसके आसपास मिलने वाले, सूर्य व उसके आसपास मिलने वाले इन आकाशीय पिंडों को, इन आकाशीय पिंडों को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से सौर मंडल की संज्ञा दी गई। सम्मिलित रूप से सौर मंडल की संज्ञा दी गई, सौर मंडल की संज्ञा दी गई, सौर मंडल की संज्ञा दी गई। लिख दिया इतना। नेक्स्ट, सौर मंडल का एक पिंड, सौर मंडल का एक पिंड जिसे पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, सौर मंडल का एक पिंड जिसे पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। यह प्रारंभ में गर्म अवस्था में, यह प्रारंभ में गर्म अवस्था में थी, यह प्रारंभ में गर्म अवस्था में थी, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में, धीरे धीरे कालांतर में संकुचित होकर, ये ठंडी होकर, ऐसे लिखना, ठंडी होकर संकुचित होने लगी। संकुचित मतलब आकार छोटे होने लगा, ठंडी होकर संकुचित होने लगी, होने लगी। दूसरा एरो करके लिखना। वर्तमान में, वर्तमान में पृथ्वी का, वर्तमान में पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो चुका है, वर्तमान में पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो चुका है, किंतु, किंतु आंतरिक भाग आज भी तप्त अवस्था में मिलता है। आंतरिक भाग तप्त अवस्था में मिलता है, आंतरिक भाग तप्त अवस्था में मिलता है। इसका प्रमाण, इसका प्रमाण ज्वालामुखी व भूकंपों के माध्यम से लगता है। इसका प्रमाण ज्वालामुखी व भूकंप के माध्यम से मिलता है, ज्वालामुखी व भूकंप के माध्यम से मिलता है। इनका प्रमाण ज्वालामुखी व भूकंप के माध्यम से मिलता है। लिख दिया भाई इतना। चले और आगे देखो, यहां तक की अवस्था आ गई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट अवस्था लिखनी है, ये और ये दो अवस्थाओं लिखनी है।
नेक्स्ट एरो करके लिखना। पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में, पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में मिलने वाला विशाल धरातलीय भूभाग, मिलने वाला विशाल धरातलीय भूभाग पेंजिया, पेंजिया, जबकि विशाल जलराशि ऑब्लिक महासागर, विशाल जलराशि ऑब्लिक महासागर पैंथालासा के नाम से जाने गए, पैंथालासा के नाम से जाने गए, पैंथालासा के नाम से जाने गए। नेक्स्ट, इस पृथ्वी में होने वाली भूगर्भीय हलचल से, इस पृथ्वी में होने वाली भूगर्भीय हलचल से, हलचल से हलचल से पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गई, पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गई, पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गई। ऊपरी भूखंड, ऊपरी ऑब्लिक उत्तरी भूखंड, ऊपरी ऑब्लिक उत्तरी भूखंड लॉरेशिया, लॉरेशिया, जबकि दक्षिणी भूखंड, जबकि दक्षिणी भूखंड गोंडवाना लैंड के नाम से जाने गए। गोंडवाना लैंड के नाम से जाने गए। हो गया इतना? लास्ट लाइन लिखनी है इसमें, लॉरेशिया व गोंडवाना के मध्य की जलराशि, लॉरेशिया व गोंडवाना के मध्य की जलराशि टेथिस सागर के नाम से जानी गई। टेथिस सागर के नाम से जानी गई। टेथिस सागर के नाम से जानी गई। चलें भी आगे। कंप्लीट? यहां तक की बात हमने बात कर ली, ठीक है सर। अब हमने और आगे बात की कालांतर में, और कालांतर में क्या हुआ सर, समय आगे बढ़ा और इस कालांतर में दो स्थितियां हमें देखने को मिलने लगी कि एक तो आपके वो स्थिति तो करोड़ों वर्ष पहले की है, ये स्थिति तो आपके करोड़ों वर्ष पहले की है। अब इस कालांतर में हमने बात करना चाहिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की, और वर्तमान में हम जानना चाह रहे थे स्थितियां क्या मिलती है। तो आप देखिएगा सर, सबसे प्रारंभ में हमने देखा कि एक नंबर पर पहले धरातलीय हिस्से की बात हो जाए, फिर जलीय हिस्से की बात कर ली जाएगी। तो हमने पेंजिया के बारे में सबसे पहले बात करना चाहिए, और ये जो पेंजिया है ये आपको पता है कैसा भाग है, स्थल। कैसा भाग है? स्थल। और इसी स्थलीय भाग के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा क्लियर? तो
इसके दो पार्ट जो हुए वो दोनों पार्ट हमें पता है। एक का नाम तो क्या था आपके, लॉरेशिया, और दूसरा पार्ट जो दक्षिणी भाग था वो आपके क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड। लेकिन सर आगे चलकर हमें इसी लॉरेशिया जो था ना, इस लॉरेशिया को आगे चलकर किस नाम से जाना गया, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ भूखंड जुड़ने लगे और ये फिर क्या कहलाने लगा, अंगारा लैंड। क्लियर? और ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो आपके लॉरेशिया है, इसके बारे में यदि आप बात करेंगे, इस गोंडवाना लैंड के बारे में बात करेंगे, तो दोनों में आपको भूगर्भिक हलचलों के बारे में बात करने को मिलेगी। और जिसके बारे में अभी सर ने बता रहे थे ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेटों की गति होना। और क्वेश्चन आता है सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, टूजो विल्सन के नाम से आता ना, टूजी विल्सन, टूजो विल्सन, उस व्यक्ति ने सबसे पहली बार प्लेट का क्या किया, उच्चारण किया। सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस के द्वारा दिया गया, वो बाद की बात है, ठीक है ना। अब वापिस आइएगा यहां पर, इन्होंने कहा कि ये जो दो टुकड़े थे ना, ये अभी अपन देखेंगे इसके, ये धीरे धीरे टुकड़े आपस में क्या होने लगे, टूटने लगे और इनके अंदर विखंडन होने लगा। वही स्थिति जो मैंने आपको बताई थी कि बर्फ की सिल्ली थी, दो टुकड़ों में तोड़ दी गई। फिर एक व्यक्ति आया, और जल्दी ठंडा करना है भाई साहब, ये लो ठंडा करना है, तो इन्होंने भाई साहब इसके टुकड़े कितने कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। ऊपर वाले 3 टुकड़ों में टूट गया और नीचे वाले के टुकड़ों की बात आई तो इसके टुकड़े कितने हो गए, देखिएगा सर। और ये सारे टुकड़े मूव करने लगे, गति करने लगे सर। और अभी आप देखें तो ये तो हो गए 4 टुकड़े और ये हो गए 3 टुकड़े, और बाकी जल जो है ना वो इधर उधर सब जगह बीच में ही फैलेगा। अब देखो, जो जल राशि पहले एक थी वो 2 भागों में बटी पहले, अब बीच बीच में भी जल आया, तो देखेंगे क्या क्या स्थिति बनी। तो हमें बताया गया ऊपर वाले के तो 3 टुकड़े और नीचे वाले के टुकड़े कितने, 4। अब इन 7 टुकड़ों को लेकर हमने बात करना चाहिए, तो वो जरा आप देख लीजिएगा। लॉरेंशिया के कितने भाग हुए थे अपने, 3। और इधर हम बात करेंगे गोंडवाना जो लैंड था, इसके सर अपने पास पार्ट कितने हुए, ठीक है सर। और यहां पर आपके इनको नामकरण करना स्टार्ट किया। एक को नाम दिया हमने उत्तरी अमेरिका, एक भूखंड को नाम क्या दिया, उत्तरी अमेरिका। क्लियर? दूसरे भूखंड को नाम दिया यूरोप, और तीसरे को नाम दिया एशिया। लेकिन जब भी आप आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक विशेष लाइन हम याद रखेंगे, इस एशिया में जो एशिया का कुछ दक्षिणी भाग है ना, वो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है ना साहब। हम देखेंगे क्या घटना होती है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में जो यहां पर आपके गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के टुकड़े कितने हुए थे, 4। एक टुकड़े को नाम दिया हमने क्या, दक्षिण अमेरिका, और दूसरे टुकड़े को नाम दिया हमने क्या, अफ्रीका, और तीसरे टुकड़े को नाम क्या दिया, और इसके बाद
फोर्थ टुकड़े को नाम क्या दिया? अंटार्कटिका। और इस प्रकार इनकी काउंटिंग होने लगी, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप बात भी करना चाहें इसी के परिप्रेक्ष्य में, तो आपका आंसर आता है कि ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को अगर आप पढ़ते हैं तो इन सभी को आगे चलकर कॉन्टिनेंट्स का नाम मिलता है, और अर्थात इन्हें अब क्या कहा गया? महाद्वीप। और इनकी संख्या अभी भी कितनी है? नीचे एक नोट लिखवाता हूं मैं आपको कि इस 8वें महाद्वीप के बारे में कुछ संस्थाएं आपके जियोलैंडिया जो है ना, उसको आपके मानना चाह रही है, लेकिन अभी उसको पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। आप पानी में डूब गए, सारा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? न्यूजीलैंड के आसपास का सारा हिस्सा, और हम मान लें उसको, तो उसके बारे में पढ़ोगे क्या? मान लो, मान लिया हमने 8वां, तो पढ़ोगे क्या 8वें के बारे में? समझ ना बात? तो ये स्थितियां है। अभी उसके बारे में लोगों का मतभेद ही है, संस्थाओं में मतभेद है, ठीक है ना? तो अपने पास अभी तक की जो स्थिति है, वो स्थिति किसको लेकर मिलती है? वो स्थिति इसको लेकर मिलती है तक, ठीक है? तो एक बार आप इतना उतारिएगा, फिर इसके नीचे नोट लिखवाता हूं, फिर अपन बात करते हैं जल की, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड से उतार लेना। अच्छा, अपनी है दूसरे की है? फिर तो उठा लेना। आज के लिए इतना रख लेते हैं, फिर इसके आगे का जो सारा सिस्टम है ना, वो एक साथ पढ़ लेंगे। और जब ये पृथ्वी की पूरी सेफ हमारे पास आ जाएगी ना, फिर अक्षांश और देशांतरों की कंडीशन उत्पन्न होगी कि भाई क्यों अक्षांश देशांतर बनाए हम, और वो जब कंडीशन उत्पन्न होगी तो फिर उस कंडीशन को जानेंगे
किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, और जब निर्माण की प्रक्रिया को जान लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो फिर अपन अक्षांश दिशांत पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी की गतियां पढ़ लेंगे। ठीक है।